हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं बल्कि हम लोग उसके जो भी एमसीक्यू करेंगे उससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे चारों ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, और यदि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरे अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपसे यहां पे सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे, क्योंकि हमने अपने पेड क्लासेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरे अच्छे तरीके से थ्योरेटिकली 3 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और वहां पे एमसीक्यू के भी लेक्चर्स करवा रखे हैं। जो बच्चे हमारे पेड क्लासेस के पहले से हैं उनके लिए रिवीजन वीडियो होगा, और यदि आप पेड क्लासेस में नहीं हैं तो वो आप ध्यान से सुनिए, हर चीजें समझ में आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायवीय श्वसन में भोजन का दहन कौन सी गैस की उपस्थिति में होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। पहले आप क्वेश्चन टिक कीजिए, अपने हिसाब से आप आंसर चूज कर लिए। अब मैं बताता हूं कि क्या कह रहा है। वायवीय श्वसन, कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे? वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा रखा है। यदि आप जानते होंगे तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। इंग्लिश में बोले तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है, वो किसके उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। किसमें? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। वैसे श्वसन की क्रिया जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। तो यहां पे वही बात हो रहा है कि वायवीय श्वसन में किस भोजन का जो दहन होता है किस गैस की उपस्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन। हमारा आंसर यहीं से आ गया, ऑक्सीजन। अब जो भोजन का दहन होता है उसका इक्वेशन क्या है? श्वसन का इक्वेशन क्या है? वायवीय श्वसन का इक्वेशन आपके एग्जाम में काफी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा इक्वेशन सही है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपका जो भोजन है, मान लेते क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6, क्योंकि हम लोग मेनली एनर्जी जो बनाते हैं किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? ग्लूकोज का। ठीक है, इस पे कौन एक्ट करेगा? ऑक्सीजन एक्ट करेगा, और वो बनाएगा क्या? वो बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस क्या बनाता है? वाटर बनाता है, प्लस क्या बनाता है? एटीपी फॉर्म में ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी फॉर्म में ऊर्जा बनाता है। अब बात आती है कि बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने में कितना यहां पे ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है? यहां पे देखिए इस तरीके से 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 क्या कहते हैं वाटर। इस तरीके से याद रखिए कि नॉर्मली ये यूज होता है, सब में 6 लगा देंगे, सिर्फ ग्लूकोज में 6 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज के टूटने का इक्वेशन यही है कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि हमारे फिर से वापस सांस जो छोड़ते हैं उससे बाहर निकल जाता है, वाटर बनाता है और एटीपी बनाता है, जिससे हम लोग ये एनर्जी करेंसी ऑफ द क्या कहते हैं, एनर्जी का करेंसी कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का एटीपी को कहते हैं। अब है क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक में भी होता है वायवीय श्वसन और यूकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से कितना एटीपी ऊर्जा बनता है? 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। कितना? 38 एटीपी। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से कितना एटीपी बनता है? 36 एटीपी। अगर डायरेक्टली आपसे पूछ दे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से कितना एटीपी बनेगा, तो आपका आंसर टिक करना है 36, क्योंकि जो मैक्सिमम एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन होता है ज्यादातर केस में वो किसमें होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। क्लियर? चीजें समझ गए कि वायवीय श्वसन वैसी श्वसन है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हो, प्लस इसका इक्वेशन क्या है? ये है हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी बनाता है। और यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये हो रहा है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी बनाएगा, और यूकैरियोटिक कोशिका में हो रहा है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में फेफड़े को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष होता है। फेफड़ा को कवर करने वाला जो कवरिंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हमारा जो लंग्स है वो लंग्स होता कितना है? 2। इस साइड वाला को हम लोग क्या कह देंगे? इस साइड वाला को हम लोग कह देंगे राइट लंग्स, और इस साइड वाला को क्या कह देंगे? लेफ्ट लंग्स। क्या? लेफ्ट लंग्स, LL, लेफ्ट लंग्स। तो लंग्स का जो कवरिंग है, ये जो आपको येलो मेम्ब्रेन दिख रहा होगा जिसमें मैं कलर कर रहा हूं, ये जो येलो मेम्ब्रेन दिख रहा होगा वो क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन है। वो क्या है? देखिए यहां पे दिख रहा है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो जो लंग्स के कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? PLEURA, प्लूरा कहते हैं। और बाहर में है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, सॉरी, बाहर वाले को पेराइटल प्लूरा, अंदर वाले को विसरल प्लूरा, दोनों मिला के प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो देखिए लंग्स से रिलेटेड चीज को हम लोग प्लूरा वर्ड कॉमन वर्ड है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो लंग्स का कवरिंग होता है, यानी जो हमारा फेफड़ा है उसका कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं।
तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्ल्यूरा। क्या हो जाएगा, प्ल्यूरा। तो स्तनियों में फेफड़े को बंद किए हुए वायुरुद्ध कक्ष का नाम क्या है, प्ल्यूरा है। ठीक है, और हमारा स्तनियों में जो फेफड़े की संख्या कितनी होती है, 2, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। और राइट लंग्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट लंग्स का थोड़ा सा साइज बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट लंग्स के। क्यों, क्योंकि इधर देखिए कार्डियक नॉच प्रेजेंट है ना, इधर दिल प्रेजेंट होता है, तो इसके कारण धंस जाता है, जिस कारण से लेफ्ट लंग्स कहा जाता है छोटा होता है। प्लस जो हमारा राइट लंग्स होता है ये हमारे कितने पालित में, कितने लोब में बटा होता है, तो 3 लोब में बटा होता है। कितने लोब में, 3 लोब में, 1, 2 और 3 लोब में। ये भी क्वेश्चन आता है कि राइट लंग्स कितने लोब में बटा होता है, 3 लोब में, और लेफ्ट लंग्स सिंगल बस 2 लोब में बटा होता है। कितने लोब में, 2 लोब में। तो क्वेश्चन क्या क्या आएगा कि जो हमारा लंग्स का कवरिंग है उसको क्या कहते हैं, जो हमारा फेफड़ा है उसके वायुरुद्ध कक्ष को क्या कहते हैं, प्ल्यूरा कहते हैं। हमारा दायां फेफड़ा यानी राइट लंग्स कितने लोब में बटा होता है, 3 लोब में, और लेफ्ट लंग्स जो होता है वो कितने लोब में बटा होता है, तो 2 लोब में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऊर्जा का सिक्का कहलाता है। अभी हमने तुरंत बताया था कि एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनता है, तो ऊर्जा का सिक्का, कॉइन ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। किसको कहते हैं, एटीपी को। तो आप हमें ये बताइए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कहिए क्या क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। और कभी कभी एडीपी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो एडीपी का फुल फॉर्म क्या बोलेंगे आप, एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर हो गया। चलिए ये चीज हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में मांसपेशियां उत्पन्न करती है। तो हमने शुरुआत में ही क्या पढ़ा कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है, बिना O2 के ऑक्सीजन जो ग्लूकोज टूटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें मेनली हम लोग को 2 टाइप का पढ़ना है। जो अवायवीय श्वसन होता है उसको हम लोग एक कॉमन टर्म देते हैं, फर्मेंटेशन, किण्वन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, जिसको हम लोग किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन जो होता है अवायवीय श्वसन मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैक्टेट फर्मेंटेशन। क्या होता है, लैक्टेट फर्मेंटेशन। लैक्टेट फर्मेंटेशन में क्या बनता है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, उसमें क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज से क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है। तो ये दोनों प्रकार का होता है। तो लैक्टेट फर्मेंटेशन जो पाया जाता है, ध्यान से सुनिए तब क्वेश्चन बन जाएगा। लैक्टेट फर्मेंटेशन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, मांसपेशियों में। किसमें, मांसपेशियों में पाया जाता है, यानी मसल्स में पाया जाता है। हमारा जो स्केलेटल मसल होता है, इंग्लिश में बोले तो मसल्स, इंग्लिश में बोले तो मसल्स में क्या पाया जाता है, लैक्टेट फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, ईस्ट में। किसमें, ईस्ट में। जो शराब बनाते हैं पीने योग्य शराब, वो ईस्ट के किण्वनीकरण से बनता है। ठीक है, तो ये मांसपेशियों में बनता है। मांसपेशियों में कैसे होता है, जब आप मान लीजिए अचानक से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई कुत्ता दौड़ा दिया तो आप दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे और भाग रहे, जबकि आप थक गए, फिर भी भाग रहे, और आपका क्या हुआ, अब उतना सांस नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि हांफने लगते हैं, और वहां ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत है पैर के कोशिका, पैर का जो मसल्स है उसको। अब ऑक्सीजन वहां पहुंच नहीं रहा, लेकिन एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। तो बिना ऑक्सीजन के ही वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज टूटने लगता है, तो उससे बहुत कम ऊर्जा बनता है। और साथ ही साथ उसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड बनता है, जो कि हमारे पैर में जकड़न का कारण कर देता है, जो कि हमारे पैर में दर्द होने लगता है, काफ मसल में, जो हमारे जांघ की हड्डी, जांघ की मसल्स में जो दर्द होने लगता है, वो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। ये टेम्पररी पेन कॉज करता है। तो वही बोल रहा है कि अवायवीय श्वसन में मांसपेशियां उत्पन्न करती है। तो मांसपेशियों में कौन सा श्वसन होता है, लैक्टेट फर्मेंटेशन होता है। और लैक्टेट फर्मेंटेशन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है ना, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, लैक्टिक अम्ल। क्लियर हुआ। लैक्टेट फर्मेंटेशन में क्या फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लाल रुधिराणुओं में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। तो लाल रुधिराणु मतलब कि जो आरबीसी है उसमें किस प्रकार का श्वसन पाया जाएगा। तो आरबीसी में क्या क्या नहीं प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और बिना माइटोकॉन्ड्रिया के अवायवीय श्वसन होना यूकैरियोटिक कोशिका में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के ही इनर मेम्ब्रेन में हमारा एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसमें वायवीय श्वसन होगा नहीं, तो होगा क्या, अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आरबीसी में किस प्रकार का श्वसन देखने को मिलता है, अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। लाल रुधिराणु यानी आरबीसी में किस प्रकार का श्वसन देखने को मिलेगा, अवायवीय श्वसन देखने को मिलेगा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह जंतु जिसमें जल से ऑक्सीजन गिल्स द्वारा रुधिर में पहुंचती है। देखिए क्या कहते हैं, गिल्स के द्वारा श्वसन का बात कर रहा है कि गिल्स किसमें किसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, श्वसन ऑर्गन है। तो यदि आप पेट क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ देखेंगे कि हमने जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ना है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, वो सब एक जगह लिखा दिया है, वो सब पढ़ा दिया है। तो आप वहाँ से पढ़ रहे होंगे या फिर आप बुक में भी पढ़े होंगे कि गिल्स के द्वारा जो क्या कहते हैं रेस्पिरेशन होता है वो किसमें किसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, किसका किसका। तो सबसे पहले मछली यानी फिशेज का है, किसका है, फिशेज का है, प्लस टेडपोल ऑफ TADEPOLE टेडपोल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का टेडपोल, फ्रॉग का टेडपोल यानी फ्रॉग का जो बच्चा होता है लार्वा, वो टेडपोल में भी गिल्स के द्वारा ही होता है रेस्पिरेशन। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए, मनुष्य में फेफड़ा के द्वारा होता है तो ये होगा ना आंसर, मछली में होता है। मेढक का टेडपोल लार्वा, लार्वा मतलब टेडपोल हो गया वही, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों में क्या होता है, और गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों, यहाँ पे सी लिखना चाहिए था, बी एवं सी दोनों। समझ गए, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के लिए श्वसन गुणांक होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी कोसेंट RQ होता क्या है, श्वसन गुणांक है क्या। तो RQ यानी रेस्पिरेटरी कोसेंट, इसका RQ का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ क्या, CO2 इवॉल्व्ड बटे वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, क्या, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, इसका फॉर्मूला है, मतलब कितना CO2, वैसा क्या कहते हैं श्वसन का इक्वेशन जिसमें कि CO2 कितना निकला बटे कितना CO2 यूज हुआ है। जैसे कि आप एक इक्वेशन अभी देखे थे कि C6H12O6 वाला, कि यदि ग्लूकोज से हम लोग रेस्पिरेशन कराते थे उसका 6 O2 का जरूरत पड़ता था, प्लस कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, प्लस क्या बनता था, वाटर बनता था, कितना, 6 गो, और प्लस क्या, ATP बनता था। तो यहाँ पे इसका अगर RQ निकालने लिए बोल दिया जाए ग्लूकोज का RQ, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 निकला है, इवॉल्व होना मतलब निकला है, बाहर बना है, तो 6 गो, बटे वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, कितना O2 यूज हो रहा है, 6 बटे 6 कितना हो जाएगा, 1, मतलब रेस्पिरेटरी कोसेंट ग्लूकोज का कितना होता है, 1, ग्लूकोज का कितना होता है, 1। तो क्या आप सबका याद रख पाएंगे, नहीं, सबका इक्वेशन तो याद नहीं रहता है। तो आपको 3 चीज का याद रखना है, क्या क्या, ग्लूकोज का याद रखना है, रेस्पिरेटरी कोसेंट, फैट और प्रोटीन का याद रखना है, फैट और प्रोटीन का याद रखना है, प्लस आपको किसका याद रखना है, और अदर ऑर्गेनिक एसिड का, अदर ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो भी कार्बनिक अम्ल होते हैं उससे यदि बनता है तो ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो आपको जो ग्लूकोज में होता है पक्का पक्की रेस्पिरेटरी कोसेंट 1 होता है, फैट और प्रोटीन में 1 से कम होता है, 1 से कम, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखना है, 1 से कम 1 से ज़्यादा, और अदर एसिड में क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा, और आप ज़्यादा ग्लूकोज का आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन सा होता है, कितना होता है वैल्यू। तो ग्लूकोज होता है 1, फैट और प्रोटीन का होता है 1 से कम, और अदर ऑर्गेनिक एसिड का 1 से ज़्यादा। तो आपका जो RQ वैल्यू हो जाएगा फैट का, किसका पूछ रहा है, वसा यानी क्या, रेस्पिरेटरी कोसेंट, तो क्या हो जाना चाहिए, 1 से कम, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से कम। 1 किसका होता है, तो ग्लूकोज का होता है, ठीक है। 0 किसका होता है, 0 अभी आपको पढ़ना नहीं है। ऑक्सीजन के कहते किसका होता है, ऑक्सीजन की नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःश्वासित वायु इंस्पायर्ड एयर में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है। आप लोग आंसर कीजिए फटाफट से, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा। आप हमें बताइए, निःश्वासित वायु यानी इंस्पायर्ड एयर में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है, सर्वाधिक जो प्रतिशत मात्रा होती है वो किसकी होती है, इंस्पायर्ड एयर में। इंस्पायर्ड एयर कहने का मतलब क्या हुआ, इंस्पायर्ड एयर जो हवा हम लोग सांस के अंदर लेते हैं उसमें वायु के कहते हैं सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसकी होती है। आप ये सोचिए कि इंस्पायर्ड एयर हम लोग कौन सा हवा लेते हैं, इन्वायरमेंटल एयर ही ना लेते हैं, कौन सा लेते हैं, इन्वायरमेंटल एयर ही ना लेते हैं, इन्वायरमेंटल एयर। और इन्वायरमेंटल एयर में किसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है, 3 गैस का तो कम से कम याद रखिए। नाइट्रोजन कितना होता है, 79% होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है, और क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो 0.04% होता है, ठीक है। ये हो गया क्या, इन्वायरमेंटल एयर। तो इन्वायरमेंटल एयर को ही ना हम लोग इनहेल करते हैं, सांस के अंदर लेते हैं, तो इसी में क्या कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा, इसी को हम लोग इंस्पायर्ड एयर भी कह देंगे। तो इंस्पायर्ड एयर जो श्वासित वायु है, निःश्वासित वायु, इसमें सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, सर्वाधिक मात्रा किसका होता है, तो नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है।
किसका? नाइट्रोजन का। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं, चाहे वो इन्वायरमेंटल एयर हो या फिर इंस्पायर्ड हो एयर हो या फिर एक्सपायर्ड। अब बोल सकता है, ये भी तो पूछ सकता है एक्सपायर्ड एयर में कितना होता है, यानी जो सांस छोड़ते हैं उसमें किसका कितना प्रतिशत मात्रा। तो मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन यदि 79% लेते हैं तो उसका कोई यूज नहीं है हमारे बॉडी में, तो उसको 79% वापस बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का जो 21% ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका 5% यूज करते हैं, तो कितना बाहर निकाल देते हैं? 16% बाहर निकाल देते हैं, समझ रहे हैं। तो और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बाहर निकाल देते हैं? 4% बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। उसमें 4% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्सपायर्ड एयर में यदि कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है, तो 79%। पूछा जाएगा एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो 16%। इंस्पायर्ड एयर में कितना, तो 21%, समझ रहे। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा देखिए एक्सपायर्ड एयर में थोड़ा सा बढ़ गया ना, पहले 0.04 था, अब 4% हो गया। तो बढ़ा क्यों? क्योंकि एक्सपायर्ड एयर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जो बॉडी में बना है उसको भी बाहर निकालते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ गया कि चाहे वो इंस्पायर्ड एयर हो या एक्सपायर्ड एयर, सबसे ज्यादा कौन से गैस का प्रतिशत मात्रा होता है, तो नाइट्रोजन होता है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःश्वासनीय वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होते हैं? निःश्वासनीय वायु हमने बता दिया एक्सपायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर की बात कर रहे हैं, जो सांस बाहर निकालेंगे। हमने बता दिया जो सांस अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। कितना यूज करते हैं? 5%। कितना बाहर निकालेंगे? 16%। तो आपका आंसर देखिए 16 के लमसम में को है या 16.3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16.3%। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, श्वसनीय एंजाइम रेस्पिरेटरी उपस्थित होते हैं जीवाणु के। जीवाणुओं में, यानी जीवाणु कहने का मतलब हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या कहते हैं, वो भी वायवीय श्वसन। तो उसमें जो वायवीय श्वसन होता है वो, उसके लिए जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो उसके प्लाज्मा झिल्ली के, किसमें? प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसी के इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर में। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन में ही एक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है जिसको हम लोग मीजोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी का फंक्शन करता है। क्या करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। मीजोजोम, इसी में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है ना, तो प्लाज्मा झिल्ली का ही आंतरिक संरचना एक बना होता है, उसी में क्या होता है? रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के लिए हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ सकते हैं? तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को एक बार में, जब देखिए हीमोग्लोबिन हमको पता है कि ब्लड में किस लिए होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरे जगह परिवहन होता है, वो 2 फॉर्म में होता है। 97% जो ऑक्सीजन होता है वो किस फॉर्म में हो जाता है बताइए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सी हीमो HAEMOGLOBIN, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbO2 के फॉर्म में। और जो 3% का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में। किसमें? डिजॉल्व, मतलब खून में घुल के डिजॉल्व फॉर्म में होता है। तो मेनली मैक्सिमम क्या हो रहा है? HbA2 के फॉर्म में हो रहा है। तो वही बोला, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक साथ में कितना ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है? तो कितना ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है? 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है, 10 HbO2 बनाता है। क्या बनाता है? HbO2 बनाता है। क्लियर हुआ। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने बाइंडिंग साइट होते हैं? 4 बाइंडिंग साइट होते हैं। कितने? 4 बाइंडिंग साइट होते हैं। बाइंडिंग साइट किसको कहते हैं हीमोग्लोबिन में? जहां क्या हो? जहां क्या हो? आयरन हो। जहां क्या हो? आयरन हो। तो हीमोग्लोबिन में जहां जहां आयरन होता है वहां वहां ऑक्सीजन जुड़ सकता है। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 जगह आयरन होता है तो 4 ऑक्सीजन जुड़ सकता है। क्लियर। तो क्या एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के लिए हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा आंसर? 4। क्लियर हुआ। देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए बढ़िया से, और भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूं। एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि इस तरीके के सीरीज को मैं यूट्यूब पे भी स्टार्ट करूं या नहीं, ठीक है। यूट्यूब पे मैं कम से कम MCQ करवाता रहूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहेगा, और पेड क्लासेस में ज्वाइन होकर के आप हमारे साथ थ्योरेटिकल को भी अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वह कौन सी मुख्य अवस्था है जिसमें CO2 का स्थानांतरण रुधिर द्वारा होता है? हमने O2 का तो बता दिया कि किस रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, लेकिन CO2 का स्थानांतरण 3 रूप में होता है। कितने रूप में? 3 रूप में। तो पहला जो रूप है वो क्या है? डिसॉल्व्ड फॉर्म में। किसमें? डिसॉल्व्ड फॉर्म में। डिसॉल्व्ड फॉर्म में मात्र कितना? 10% CO2 यूज होता है। 10% CO2 जो ना कार्बन डाइऑक्साइड से घुल करके ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरे नंबर में हम लोग बात करें तो आपका जो क्या कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, HCO3 माइनस के फॉर्म में लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में?
मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट होता है? तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। और तीसरा नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ भी अटैच हो सकता है, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन क्या बनाता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कितना है? तो आपका क्या कहते हैं, लगभग 20% आपका क्या कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। तो मुख्य अवस्था क्या हो जाएगा? जो सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा क्या है? बाइकार्बोनेट आयन है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 70% वाला बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट ऑप्शन में है जी हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का स्थानांतरण रुधिर द्वारा किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दायां फेफड़ा होता है। दायां फेफड़ा यानी राइट लंग्स। देखिए हमारा ये है राइट लंग्स, ये है लेफ्ट लंग्स। ये क्या हमारा? लेफ्ट लंग्स है। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स की बात करें तो लेफ्ट लंग्स कितने लोब में बटा होता है? 2 लोब में। कितने लोब में? 2 लोब में। एक ये मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे दूसरे कलर से, जी हाँ, एक ये हमारा लोब हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, और यहाँ जो प्रेजेंट होता है एक दरार प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में फिशर कहते हैं। और ये किस प्रकार का फिशर होता है? ऑब्लिक फिशर होता है। ऑब्लिक फिशर पूछा जाता है कि ऑब्लिक फिशर किस में पाया जाता है? तो लेफ्ट लंग्स में पाया जाता है, जो कि लेफ्ट लंग्स को 2 पाली में बांटता है, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, और इसको 3 लोब में, राइट लंग्स जो दायां फेफड़ा होता है वो कितने लोब में बटा होता है? 3 लोब में, 1, 2 और 3। ठीक है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है ऑब्लिक फिशर, वो नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राइट लंग्स कितने लोब में बटा होता है? 3 लोब में, 1, 2, 3 इस तरीके से, और ये 2। ठीक है, और इसके नीचे जो प्रेजेंट होता है वो किसके ऊपर से लंग्स रेस्ट कर रहा होता है? तो डायफ्राम मसल के ऊपर। किसके ऊपर? डायफ्राम मसल के ऊपर। और बीच में जो हमारा क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है। और हार्ट देख लीजिए लेफ्ट लंग्स को थोड़ा सा दबा दिया है, इधर से नॉच बना दिया है, जिस कारण से कहा जाता है कि लेफ्ट लंग्स क्या? लेफ्ट लंग्स इज ए स्मॉलर देन राइट लंग्स। राइट लंग्स से थोड़ा सा छोटा होता है लेफ्ट लंग्स। ठीक है, तो मनुष्य में जो दायां फेफड़ा होता है वो द्विपालित, 2 लोब है। द्विपाली मतलब लोब नहीं। राइट लंग्स 3 लोब होता है। 4 पालित नहीं, ये भी गलत हो गया। त्रिपालित, जी हाँ, जो मनुष्य में दायां फेफड़ा है वो कैसा होता है? त्रिपालित होता है, यानी 3 लोब पाया जाता है। चलिए ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी तरीके से पूरे सिलेबस को हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, पूरा होल सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, और आपके लिए खुशखबरी है कि जो भी ग्रुप E2 के कैंडिडेट हैं उनके मैथ के क्लासेस भी हमारे ऐप पर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारे साथ जुड़कर अच्छे तरीके से थ्योरेटिकली वे में कवर करना चाहते हैं पूरे सिलेबस को, तो मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। आपको क्या करना है कि उदित फार्मेसी प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे जाने के बाद उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, ऐप आ जाएगा हमारा। हमारा ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से, उसे इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के लॉगिन कर लीजिए। फिर यहाँ अपना नाम डालिए, ईमेल ID डालिए, लॉगिन कीजिए, और स्टोर वाले सेक्शन में आइए। स्टोर वाले सेक्शन में आपको कोर्स हमारा मिल जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी। यहाँ पे कुछ डेमो लेक्चर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसको भी विजिट करके देख सकते हैं। अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आपको एक अपने सरकारी कॉलेज से फार्मेसी करने का सपना पूरा करने का एक बेहतर सुनहरा मौका मिलता है। ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है कि क्या कहते हैं कोर्स को ज्वाइन करने में, तो आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हर तरीके की मदद करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और एक अच्छा सा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इस तरीके के कंटेंट को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।